प्रिय छात्रों, प्यारे भैया बहनों, मैं रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल जैन। आज हम लोग बायोलॉजी जीव विज्ञान में जेनेटिक्स आनुवंशिकी के अंतर्गत स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र, इसको पढ़ेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये जीन्स को बियर करते हैं, इनके ऊपर जीन्स पाए जाते हैं और जीन्स जो होते हैं वो कैरेक्टर्स को, कह लीजिए पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को, माता पिता के लक्षणों को वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। तो क्रोमोसोम्स काफी इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन थ्रेड होता है वो जब सेल डिवीजन के समय ये टूटता है छोटे छोटे टुकड़ों में, वो रचना, दीज स्ट्रक्चर आर क्रोमोसोम्स, उस संरचना को बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स लक्षणों को ले जाने के कार्य करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन का कार्य कर सकते हैं, डीएनए के बने होते हैं। जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। बट प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम, जिनको आप उनका न्यूक्लियाइड जीनोम जो भी कर रहे हैं, वो डीएनए के, ओनली डीएनए के बने होते हैं। ये हम सब पहले पूर्व में जानते हैं। क्रोमोसोम जनरली अगर देखा जाए तो ये आकार में काफी सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोपिक है, यानी हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। 0.2 माइक्रोन टू 30 माइक्रोन तक ये इन लेंथ, लंबाई में होते हैं। सामान्य क्रोमोसोम की बात हो रही है तो ह्यूमन में ही देख लीजिए 10 माइक्रोन तक लंबे होते हैं। बट यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ हम ऐसे क्रोमोसोम्स के बारे में जानकारी आपको देने जा रहे हैं जो जॉइंट क्रोमोसोम, जॉइंट GIANT, जॉइंट क्रोमोसोम्स, जॉइंट क्रोमोसोम यानी ये कह लीजिए जॉइंट माने राक्षस, दैत्याकार, दैत्य क्रोमोसोम। आकार में इतने बड़े हैं ये, चूंकि जो कि हमको नेक्ड आई से, नंगी आंखों से भी दिखाई देंगे, इसलिए इन क्रोमोसोम को कहा गया जॉइंट क्रोमोसोम्स। और स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र, क्योंकि ये नॉर्मल जो क्रोमोसोम्स है उससे हट करके थोड़ा अलग प्रकार के, इसलिए ये ध्यान में आपको रखना है कि ये स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, ये विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र है, क्योंकि ये आकार में 1000 माइक्रोन से कह लीजिए 3000 या 5000 माइक्रोन तक लंबे हो सकते हैं। इतने बड़े आकार में है कि ये नेक्ड आई, नंगी आंखों से भी दिखाई दे जाते हैं। इसलिए इनको स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स या इनको जॉइंट क्रोमोसोम्स कहते हैं। इनमें आपको दो मुख्य रूप से देखने हैं। एक है फर्स्ट लैंप ब्रूस क्रोमोसोम एंड पॉलीटेनी क्रोमोसोम्स। फर्स्ट देखेंगे लैंप ब्रूस क्रोमोसोम्स। लैंप ब्रूस नाम से ही पता चल रहा है, लैंप के शीशे को, जो उसमें ग्लास लगा होता है, उसको साफ करने वाले ब्रूस जैसी इनकी शेप होती है, इसलिए इनका नाम पड़ा लैंप ब्रूस क्रोमोसोम। लैंप ब्रूस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो भी कहिए, लैंप ब्रूस क्रोमोसोम। इनका चूंकि शेप, जो आकार होता है, वो लैंप के शीशे को साफ करने जैसा होता है, इसलिए इनको बोलते हैं लैंप ब्रूस क्रोमोसोम।
सबसे पहले तो ये ध्यान में आ जाए कि लैंप ब्रूस क्रोमोसोम पाए कहाँ जाते हैं। सबसे पहले वैसे इसकी खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने देखा था। डब्ल्यू फ्लेमिंग साइंटिस्ट है। फ्लेमिंग FLEMMING फ्लेमिंग ज्यादा लिखा गया। फ्लेमिंग, डब्ल्यू फ्लेमिंग, इन्होंने ध्यान रखना 1882 में सबसे पहले इनको देखा था, लैंप ब्रूस क्रोमोसोम को। कहां पर ये देखा था लैंप ब्रूस क्रोमोसोम्स को? डिप्टेरा लार्वा, उनमें सबसे ज्यादा कह लीजिए ये देखने के लिए मिलेंगे। मुख्यतः अगर देखा जाए, ध्यान रखेंगे, ये जो सबसे पहले देखने की बात हो रही है लैंप ब्रूस क्रोमोसोम को फिशेस, मछली में, एम्फीबिया वर्ग में, बर्ड में, रेप्टाइल्स में, पक्षी वर्ग में, रेप्टाइल माने सरीसृप वर्ग जिसमें छिपकली और ये सांप वगैरह आएंगे, इन वर्ग के जीवों के प्राइमरी oocytes जो सेल्स होती है, oocyte में क्या बनता है? oocyte माने होता है, ध्यान रखेंगे क्या, जहां पर योक बनता है, अंडाणु बनता है, अंडाणु में फिर पीतक बनता है, योक, अंडाणु, ओवम का जहां निर्माण होता है oocyte कोशिकाएं होती है। प्राइमरी oocyte सेल्स में सबसे पहले जो है डब्ल्यू फ्लेमिंग ने इनको जो है देखा था। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में आपको रखना है कि मुख्यतः ये अकशेरुकी, नॉन कार्डेट्स एंड कार्डेट्स यानी दोनों के ही उसमें ये उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें। रुकर्ड नाम का साइंटिस्ट है, रुकर्ट, RUCEKERTT, रुकर्ट। ये रुकर्ट ने इसको ये जो नाम दिया गया लैंप ब्रूस क्रोमोसोम, ये नाम दिया, ये भी कभी कभी पूछ देता। 1892 में, 1892 में रुकर्ट ने कह लीजिए इनको क्या नाम दिया? लैंप ब्रूस क्रोमोसोम नाम दिया। ऑब्जर्व किसने सबसे पहले, इनका ऑब्जर्वेशन किसने किया? सबसे पहले इनको किसने देखा? सबसे पहले डब्ल्यू फ्लेमिंग ने देखा था 1882 में। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इनको आपको ध्यान में रखना होगा। ये मुख्यतः जो लैंप ब्रूस क्रोमोसोम्स हैं, इनका पहले ही बताया गया कि इनका जो शेप होता है लैंप के शीशे के ब्रूस के समान होता है। जैसे लैंप के शीशे को साफ करने वाला ब्रूस आता है, उसी आधार पर इनको लैंप ब्रूस क्रोमोसोम्स नाम दिया गया था। ये काफी महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखना है। और इसको देखा कहाँ गया था? इसको प्राइमरी oocyte सेल्स में देखा गया था। ये मुख्य रूप से जो प्राइमरी oocyte सेल्स में योग का जो निर्माण होता है, योग YOL के योग माने होता है पीतक, अंडे में पीतक की मात्रा होती है, उसके निर्माण से ये रिलेटेड समझे गए, इसको ध्यान रखना है। और डिप्लोटीन में इनके लूप्स, इनमें देखेंगे अभी स्ट्रक्चर में लूप्स पाए जाते हैं, एक मेन एक्सिस होती है। इस प्रकार के क्रोमोसोम की साइज की हम लोग बात अगर करें तो ये क्रोमोसोम्स जनरली देखा जाए तो 1000 माइक्रोन ये इतने लंबे होते हैं, 1000 माइक्रोन तक लंबे होते हैं। और इनमें क्रोमोसोम्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेन एक्सिस होती है, और दूसरा होता है लूप्स होते हैं। मेन एक्सिस और लूप्स, इन दोनों से ये बने होते हैं।
मेन एक्सिस जो होती है, ध्यान देंगे, वो केवल डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। ओनली किसकी बनी होती है? डीएनए और प्रोटीन की। ये मैं लिख दे रहा हूं इसलिए आपको ध्यान में रहे, मेन एक्सिस बनी होती है। और जो लूप्स होता है ये भी डीएनए का बना होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन इसके जो डीएनए होते हैं लूप्स के अंदर के, वो मोटाई कह लीजिए कि वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उनमें, ये एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, क्योंकि इनमें ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे मैट्रिक्स बनता है, यानी यहाँ एमआरएनए भी रहेंगे, डीएनए रहेगा और प्रोटीन भी होगा। तो ये लूप्स जो होते हैं, ये जो बने होते हैं मुख्यतः, ये डीएनए भी होगा इनमें, ध्यान रखेंगे। और क्या रहेगा यहाँ पर? एमआरएनए ये भी रहेंगे। ये दोनों ही मिलकर प्रोटीन का निर्माण करेंगे। वो रचना वहां कहलाएगी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कहलाती है। देख लीजिए संरचना में, देखिए आप इस तरीके से अगर देखें इनको, ये लूप्स लगा रहे हैं, ये जो इसमें लग रहे हैं ये लूप्स है। ये लूप्स है। और ये जो मेन एक्सिस है वो दिख रही है, ये जो रचना है ध्यान देना, ये है मेन एक्सिस, मेन एक्सिस मुख्य अक्ष है। और ये जो बड़े हैं ये क्या है? ये लूप्स। और इनके लूप्स जो होते हैं वो डीएनए अभी लिखे थे, एमआरएनए उसके द्वारा मुख्यतः बनते हैं। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है, मेन एक्सिस में नहीं होती, उसका कह लीजिए कि इनर्ट रहता है, निष्क्रिय रूप में रहता है उसका जो डीएनए है। पर इसका लूप्स का डीएनए क्या होता है? सक्रिय होता है, यही तो योग फॉर्मेशन कराएगा। और ये लूप्स जो होते हैं, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 10 माइक्रोन से लेकर के ये कितने लंबे हो सकते हैं? 200 माइक्रोन तक, कितने लंबे हो सकते हैं। साधारण क्रोमोसोम्स जो होते हैं 30 माइक्रोन तक लंबे होते हैं। ट्रिलियम में सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है 30 माइक्रोन का लंबा। तो अंदाजा लगा लीजिए, मानव का 10 माइक्रोन का लंबा होता है। इनके लूप्स कितने लंबे हैं? लूप्स की लंबाई की बात किया हमने, 10 माइक्रोन से लेकर के 200 एंगस्ट्रॉम तक। और पूरा क्रोमोसोम तो 1000 माइक्रोन तक लंबा होता है, उसकी बात अलग कर लिए। तो इस तरीके से ये काफी विशिष्टताएं होती है। इनमें जो लूप्स वाली रचना जगह है, अगर उनमें देखें तो यहाँ पर मुख्यतः कह लीजिए कि इनमें जो लूप्स का निर्माण होता है, लूप्स जो बन रहे हैं, लग रहे हैं इनके, ये इस तरीके से छोटे से भाग की अगर रचना देखी जाए इतने की, तो यहाँ पर ये मेन एक्सिस है। इसके लिए कलर चाक ले लेते हैं थोड़ा, ये अलग दिखने लगेगा तो ठीक रहेगा। ये मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस जो बन रही है उसका डीएनए है मुख्य अक्ष। और ये इसमें एक ही दिखाएं आप, बहुत दिखाने की जरूरत नहीं है। ये मेन एक्सिस हो जाएगी, मेन एक्सिस। और ये लूप है, ये लूप का क्या है? ये डीएनए है।
डीएनए जैसी रचना दिखा रहे। डीएनए किसका डीएनए है? ये लूप का डीएनए है, लूप डीएनए। और ये इसका डीएनए कह रहे हैं क्या होता है? एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। यानी ये अपने चारों तरफ यहाँ ये प्रोटीन का निर्माण करेगा, मैट्रिक्स बनाएगा, यानी mRNA और प्रोटीन का निर्माण होगा। ये इधर भी करेगा, अंदर साइड में ये इस तरीके की रचना दिखाई देगी कुछ ऐसी। ये वाला भाग जो बन रहा है ये कहलाएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किससे बना है? मैट्रिक्स बना है, ध्यान रखेंगे यहाँ mRNA, mRNA लिखा है, ध्यान देना, mRNA धन प्रोटीन का, PROTEIN प्रोटीन। ये जो मैट्रिक्स है ये बना है mRNA धन प्रोटीन का। यहाँ पर पहले ही बता दिया गया कि ये जो लूप है, ये लूप के अंदर का जो डीएनए है वो कैसा होता है? एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है। ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ आपको ये बता दें कि जो ये कोशिका विभाजन होता है मियासिस सेल डिवीजन के समय, मियासिस सेल डिवीजन में जो मियासिस फर्स्ट है, जो हेटेरोटाइपिक डिवीजन होता है, उसकी प्रोफेज फर्स्ट अवस्था की डिप्लोटीन अवस्था में ये लूप्स की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, सर्वाधिक संख्या होती है। ये नीट का प्रश्न है, सैकड़ों बार आ चुका है, बीएचयू में कई बार आ चुका है। इसको ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ये आपका लैंप ब्रूस क्रोमोसोम है, इनमें लूप्स की सर्वाधिक संख्या डिप्लोटीन अवस्था में, मियासिस फर्स्ट की जो डिप्लोटीन अवस्था आएगी, प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में जो पढ़े होंगे सेल डिवीजन, ध्यान में आ रहा होगा कि डिप्लोटीन अवस्था में लूप्स की संख्या सर्वाधिक पहुंचती है, बढ़ती है। आगे धीरे धीरे यह संख्या घटती चली जाती है, अंत में समाप्त होगी। परंतु यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में ये तैयार रहेगा, हमेशा याद रखना। अब रही बात, ये जो लैंप ब्रूस क्रोमोसोम्स है, इनके बारे में सर्वाधिक जानकारी आपको दे दी गई। इनके कार्य की अगर हम बात कर लें कि ये जो लैंप ब्रूस क्रोमोसोम्स होते हैं, ये मुख्यतः अगर देखा जाए तो इन जीवों में इनकी उपस्थिति ये इस बात की द्योतक है कि इनमें क्या बनता है? यौग, पीतक। अंडे में क्या बनाएंगे? ये पीतक बनाने के लिए यौग, YOL के यौग बनाने के लिए ये जिम्मेदार समझे जाते हैं। उनके अंड जो बनेंगे उनमें योग की मात्रा जो बनती है उसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस के अंदर, ये भी ध्यान रखना, ये केंद्रिका जिसको न्यूक्लियोलस कहोगे, उसके निर्माण में भी भाग लेते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंदर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। ग्रेनुलर प्रोटीन, फाइब्रिलर प्रोटीन वहाँ पर आता है, तो ये विशेष रूप से वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इनकी उपस्थिति mRNA के ट्रांसक्रिप्शन के स्टडी में भी काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। ये इसके फंक्शन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम ध्यान रखेंगे सिल्वरी ग्लैंड क्रोमोसोम से आ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा सिल्वरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स, सिल्वरी ग्लैंड क्रोमोसोम। इसको सिल्वरी ग्लैंड क्रोमोसोम को पॉलीटेनी क्रोमोसोम भी कहते हैं। पॉलीटेनी, TENE, पॉलीटेनी क्रोमोसोम। इसके दो नाम हो गए, सिल्वरी ग्लैंड क्रोमोसोम
या पॉलीटेनी क्रोमोसोम्स। ये सलेवरी ग्लैंड या पॉलीटेनी क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ईजी बाल्बियानी नाम का साइंटिस्ट है, ईजी बाल्बियानी, ईजी, ध्यान रखेंगे, ईजी बाल्बियानी, बाल्बियानी। इसने इस पर पीएचडी भी की है। इसकी जो पफ्स बनेंगे अभी चर्चा करेंगे। ये 1881 में इनको खोजा था। कहाँ खोजा था इनको, ध्यान रखेंगे। ये डिप्टेरा लार्वा, डिप्टेरा कीट है, इंसेक्ट। डिप्टेरा, डिप्टेरा माने होता है दो पंख वाले जो कीट होते हैं, जैसे ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में ही सबसे ज्यादा इन पर वर्क किया गया है। तो द्विपंख वाले जो कीट होते हैं, डिप्टेरा कह सकते हो, इंसेक्ट। उनमें सबसे पहले ईजी बाल्बियानी ने 1881 में ये उनके सलेवरी ग्लैंड से, लार ग्रंथियों से इनको सबसे पहले खोजा था। उनकी खोज कहाँ हुई थी? लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम की बताए थे। लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम की खोज फिशेस, कुछ मछलियों में, बाद में बर्ड में, रेप्टाइल में, एम्फीबियंस में, एम्फीबिया वर्ग में ही वैसे उनको देखा गया था। उनके कहाँ पर देखा गया था? oocytes में। वो दोनों में अंतर है, ध्यान देना। वहाँ oocytes में, प्राइमरी oocytes में खोज हुई थी। यहाँ डिप्टेरा वर्ग के खास तौर पर बता दिया गया कि जो द्विपंख वाले कीट हैं उनमें सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसने? ईजी बाल्बियानी साइंटिस्ट है, 1881। इन्होंने सबसे पहले इनकी खोज की थी, सलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स की। देन कोलिकर आए। कोलिकर भी फेमस है। कोलिकर ने इनको, ध्यान देना, पॉलीटेनी नाम दिया था। ये जो पॉलीटेनी नाम आया है, ये पॉलीटेनी टर्म जो यूज किया सबसे पहले कोलिकर ने किया। इनको पॉलीटेनी नाम दिया। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, याद रखना। तो डिप्टेरा लार्वा, डिप्टेरा जो कीट वर्ग है द्विपंख वाले, उनमें उनकी सलेवरी ग्लैंड में, उनके कहा सलेवरी ग्लैंड में, लार ग्रंथियों में इनकी खोज की गई। किसने सबसे पहले खोजा? ईजी बाल्बियानी ने। बाद में इनको कोलिकर ने क्या कहा? पॉलीटेनी क्रोमोसोम्स कहा। ये क्रोमोसोम्स, ध्यान रखेंगे, 2000 माइक्रोन तक, 2000 माइक्रोन से ज्यादा और भी लंबे हो सकते हैं, 3000 माइक्रोन, 4000 माइक्रोन तक हो सकते हैं। 2000 माइक्रोन का मतलब हुआ 2 mm, यानी ये इतने बड़े हैं साइज में कि ये नेक्ड आंख, नंगी आंख से भी दिखाई देते हैं। और ये सामान्य से 50 से 200 गुना बड़े हैं। सामान्य क्रोमोसोम जो होता है नॉर्मल क्रोमोसोम से 50 से 200 गुना साइज में, 50 to 200, ये इन एवरेज नॉर्मल क्रोमोसोम से ये बड़े हैं। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए स्टडी में इनका भी काफी उपयोगिता होती है, काफी महत्वपूर्ण है। और ये ध्यान रखेंगे, इनमें अगर देखा जाए तो इनकी संरचना का अध्ययन मुख्यतः ड्रोसोफिला मेलनोगैस्टर, ड्रोसोफिला मेलनोगैस्टर में चौथे जोड़े का जो क्रोमोसोम्स होता है, उसको अगर आप देखें क्रोमोसेंटर, ये क्रोमोसोम्स है, ध्यान रखेंगे। ये क्रोमोसोम्स
मुख्य रूप से ये पेयर में किस पेयर ऑफ क्रोमोसोम फोर्थ, चौथा हमने बताया, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम फोर्थ ये दिखाए गए हैं। इनको अगर आप देखें इन क्रोमोसोम्स को, इनमें ये बैंड पाए जाते हैं बीच बीच में, इनमें बैंड माने होता है गहरे रंग की पट्टियां। अगर इनको अभिरंजित किया जाए, रंगा जाए, क्रोमोसोम को अभिरंजित किससे करते हैं? क्रोमोसोम्स को अभिरंजित किया जाता है, ध्यान रखेंगे, किससे? हेमेटोक्सिलिन से और एसिटोकार्मीन से, फ्यूलजेन से। ये पिगमेंट होते हैं, फ्यूलजेन, कार्मीन, एस्टोकार्मीन, हेमेटोक्सिलिन, ये पिगमेंट क्रोमोसोम को अभिरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो अगर इनसे इनको स्टेन किया जाए, अभिरंजित किया जाए, तो इनके कुछ भाग जो होते हैं वो इनमें गहरे रंग की, कह दीजिए, पट्टियां दिखाई देती हैं, गहरा रंग लेते हैं काफी। इन गहरे रंग को जो पट्टियां मान लीजिए पाई जा रही हैं इनमें, उनको बैंड, और हल्के रंग की पट्टियां जो होती है इंटरबैंड कहते हैं। तो ये गहरे रंग की पट्टियां दिखाई देती है, बैंड है। इनकी शेप अगर देखें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि इनमें बैंड और इंटरबैंड, ये जैसे बैंड है, बीच बीच में ये गहरा रंग जो दिख रहा है ये बैंड है। और बना लीजिए, ये बैंड है। ये देखिए, ये जो गहरे रंग की पट्टियां हैं, दीज आर बैंड, और ये जो हल्के रंग की पट्टियां हैं ये है इंटरबैंड। यहां भी वही स्थिति है, जो बैंड का डीएनए होता है वो सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, और एक्टिव होने का प्रमाण ये है कि इनके बीच में पफिंग होती है, पफ्स निकलते हैं। दो बैंड के बीच ही पफिंग देखने के लिए मिलेगी। ये पफ्स, PUFF, पफ्स, यहाँ पर भी दिखा लीजिए, दो जगह दिखा लेते हैं डायग्राम में, ये पफ्स निकले। These are पफ्स। ये पफ्स जो होते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। ये mRNA प्लस प्रोटीन के बने, यानी ये यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, एक्टिव है इसका डीएनए, जो बैंड का डीएनए है सक्रिय है, और इनके बीच देख रहे हैं पफिंग की प्रोसेस हो रही है। और जो हम कह रहे थे अभी आपसे कि E.G. बालबियानी ने इस पर PhD की थी,
इसके पफिंग पर, इसी का स्टडी किया था। इनके सम्मान में इसको नाम दे दिया गया। इसको बालबियानी रिंग भी बोलते हैं, ध्यान देना। ये जो पफ्स लिखा है इसका एक नाम और कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, बालबियानी रिंग। बालबियानी रिंग भी इसको पफ को कह सकते हैं। बाल, क्योंकि किसने खोज किया था इसकी, ईजी बालबियानी ने की थी, इसलिए बालबियानी रिंग कह लीजिए इसको, ये याद रखना। इसी पर पीएचडी लिखी हुई है। काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। एक वैज्ञानिक और है इसमें, अल्फ्रेड ने मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 1965 में, बहुत बाद की बात है, 1965 में इन्होंने ड्रासोफिला के पॉलीटेनी क्रोमोसोम्स में 512 से लेकर 1024 तक क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं। ये इन्होंने महत्वपूर्ण खोज की। क्या खोजा इन्होंने, अल्फ्रेड ने 1965 में, ये मुख्य रूप से ड्रासोफिला के पॉलीटेनी क्रोमोसोम्स में 512 to 1024, 512 से 1024 क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, ध्यान रखना। ड्रासोफिला के पॉलीटेनी क्रोमोसोम्स में ध्यान देना 512 से कितना, 1000 कितना, 512 से लेकर के और 1024, ये क्या पाए जाते हैं, क्रोमोनिमेटा। इसको महत्वपूर्ण क्रोमोनिमेटा आपको पढ़ाए गए हैं, इनको आपको ध्यान में रखना होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और विरंजित करते हैं तो इनमें बैंड और इंटर बैंड अलग अलग दिखाई दे जाते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्रोमोसोम है। ये भी किससे रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। इनको भी बता दिया गया कि प्रोटीन सिंथेसिस चूंकि कराएंगे, क्योंकि इनमें भी वही बातें आ रही हैं कि दो बैंड के जो डीएनए हैं वो काफी एक्टिव है, वो प्रकाश क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये पॉलीटेनी क्रोमोसोम से सलेवरी ग्लैंड में चूंकि उपस्थित होते हैं, तो सलेवरी ग्लैंड की क्रोमोसोम्स को सलाइवा लार स्रावित करने के लिए भी ये स्टिमुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं, उससे रिलेटेड हो सकते हैं लार श्रावण से। और ये इनके कार्यकी में देखा किया जाए कि बहुत सारे जीन्स इनके फिजियोलॉजी के स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, इनको ध्यान रखना है। बालबियानी रिंग की उपस्थिति और उसकी तीव्रता से उसमें जो कह लो बहुत तेजी से एमआरएनए का जो रिप्लिकेशन बनना है और प्रोटीन संश्लेषण के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, प्रोटीन बनाने के लिए काफ़ी सहायक होता है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो ये दो काफ़ी महत्वपूर्ण क्रोमोसोम्स हैं, लैम्प ब्रूस और पॉलीटेनी क्रोमोसोम्स। ये किसी में और छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा सा है, उस पर हल्का बात करेंगे। एक है, ध्यान रखेंगे, अगर देखा जाए तो बी क्रोमोसोम्स, ये अलग अलग इससे हट करके है। बी क्रोमोसोम थोड़ा चर्चा करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, जानना है आपको। बी क्रोमोसोम से, या इसको बोलते हैं सुपर न्यूमेरी क्रोमोसोम, सुपर न्यूमेरी क्रोमोसोम। सुपर न्यूमेरेरी क्रोमोसोम लगा देंगे, क्रोमोसोम।
ये क्रोमोसोम्स ध्यान रखें, सामान्यतः क्रोमोसोम देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित रहते हैं, उनकी संख्या हर जीवधारी में निश्चित होती है। लेकिन कुछ जीवों में ये देखा गया कि जो केंद्र के अंदर मेन क्रोमोसोम्स हैं, उनके अलावा उनसे आकार में छोटे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, डीएनए के ही बने हुए। ऐसे क्रोमोसोम्स कहलाते हैं बी क्रोमोसोम्स या सुपर न्यूमेरिक क्रोमोसोम, अधिसंख्यक गुणसूत्र। सुपर न्यूमेरिक क्रोमोसोम्स यानी अधिसंख्यक गुणसूत्र। सबसे पहले विल्सन ने इस बात का पता लगाया था, WILSON, विल्सन ने 1905 में, ये बाद की बातें हैं, ध्यान रखेंगे, मेटापोडियस कीट में, इंसेक्ट है एक मेटापोडियस, ये इंसेक्ट कीट है, INSECT, इंसेक्ट। मेटापोडियस कीट में सबसे पहले इनकी खोज की थी, जंतुओं में यानी कीट में खोजा गया। बाद में लोंगले और एक वैज्ञानिक और हैं रेडोल्फ, तो रेडोल्फ भी इसमें चूंकि जुड़े हुए हैं। इन्होंने 1927 में, लोंगले और रोडोल्फ 1927, ये बहुत बाद में बातें आ रही है, इन्हों दोनों ने, ध्यान रखेंगे, मक्के में माइच, मक्का यानी जिया मेज, माइस माने मक्का, जिया मेज जिसको बोलते हो, उसमें सबसे पहले लोंगले ने खोजा था और किसने है, रेडोल्फ। ये दोनों साइंटिस्टों ने मिल करके यहाँ पर भी मक्के में भी पता लगाया। मेटाडोनियम कीट में किसने खोजा था, विल्सन। मेटाडोनियम कीट में भी ये चूंकि उपस्थित रहते हैं, जंतुओं में खोज हो गई और पौधों में भी खोज हो गई। पौधों में लोंगले ने और, ध्यान रखेंगे, रेडोल्फ ने, दोनों ने मिलकर मक्के में भी इसकी खोज की। मक्के में तो इनकी संख्या 34 होती है। मक्का में अगर देखा जाए तो यह संख्या में कितने होते हैं क्रोमोसोम, 34 संख्या में उपस्थित होते हैं। जनरली एक न्यूक्लियस के अंदर दो ही सामान्यतः ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं, बी क्रोमोसोम। एक कोशिका के केंद्र के अंदर दो न्यूक्लियस, मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर दो क्रोमोसोम, सुपर न्यूमेरिक क्रोमोसोम हो सकते हैं सामान्य स्थिति में। ट्रेटस कैल्सिया में इनकी संख्या 5 देखी गई है। मक्का में इनकी संख्या 34 होती है। इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति का जीव के ऊपर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल वास्तव में उनकी फर्टिलिटी पर प्रभाव पड़ता है। मक्का में देखा गया कि इनकी संख्या बढ़ने पर उसकी जो पैदावार है वो घट जाती है। ये इतना हम लोग ध्यान देंगे, इतना मुख्यतः करेंगे। इसके बाद आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट बिंदु हैं उन पर चर्चा इसके बाद होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और ठीक प्रकार से देखिएगा। शेष जो पुराने वीडियो रहे होंगे वो सब अब चूंकि प्राइवेट हो गए हैं, वो आपको देख पाना मुश्किल होगा। आपके लिए एक समय सीमा तक वो खुले हुए थे जिनका आपने उपयोग किया होगा। ये भी वीडियो आपको प्राप्त होगा, इसको स्टडी करेंगे, देखेंगे। थैंक यू।